जरा सी हो गई शोहरत तो अपनी शान के आगे वो अपने बाप को भी आजकल कमतर समझता है। कहाँ है भले हो झूठ ताकतवर मगर सच के लिए यारों, सदा बेखौफ लिखे जो वही अखबार होता है। रूसल बाटे सावन में बदरिया, लागेला धान आई ना घरे। जब कोई मरता है सब छोड़ते हैं साथ, पेड़ तो मनुज संग देर तक जलते। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके पसंदीदा YouTube चैनल द एक्सक्लूसिव खबर में। मैं राजकुमार गिरी, जैसा कि आपसे वादा किया था कि मैं आप लोगों से अपने एक खास प्रोग्राम एक मुलाकात में रूबरू कराऊंगा ऐसे लोगों से, ऐसे शख्सियत से जो समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने में अपना योगदान दे रहे हैं या फिर समाज के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक खास मेहमान आकाश महेशपुरी जी से, जो कि काव्य पाठ करते हैं। अच्छे बड़े बड़े मंचों पर काव्य पाठ कर चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अब इनका रचना खुद का रचना होता है और खुद के रचनाओं को वो मंचों पर काव्य पाठ के माध्यम से लोगों को सुनाते हैं। और बता दें कि ये संविदा शिक्षक हैं और ग्रामीणांचल से निकल कर आए हैं। ये इनका प्रमुख जो हॉबी है वो काव्य पाठ के माध्यम से समाज की फैली कुरीतियों को दूर करना है। तो हम आज आपसे रूबरू कराएंगे। सर्वप्रथम आपका स्वागत है इस आपके बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो आप काव्य पाठ शुरू किए हैं, काव्य पाठ की रचना करते हैं, लंबे समय से कर रहे हैं, कई मंच पे कर चुके हैं, तो कब से शुरू किए, क्या क्या चीज़ें हैं, किन मंचों पर अपना काव्य पाठ कर चुके हैं आप? सबसे पहले एक्सक्लूसिव खबर के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमन। काव्य पाठ की शुरुआत सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजकुमार गिरी जी को, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर दिया। मेरी काव्य पाठ की शुरुआत जब मैं 12वीं में था, उस समय गोपाल दास नीरज की कविताओं को पढ़ने से, सुनने से, तमाम कवियों की रचनाओं को पढ़ने के बाद ऐसी लालसा जगी कि शायद हम भी कुछ कर सकते हैं। इसके बाद हमने धीरे धीरे रचनाओं को करना शुरू किया। कुछ लोग ये कहते थे, रचना पाठ करने के बाद कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जाता था, क्या ये खुद आपकी रचना है? तो मुझे लगता था कि शायद मैं अच्छा लिख पाता हूँ, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि ये बेहतर हो रहा है। इसके बाद धीरे धीरे हौसला बढ़ता गया और आदमी लिखता गया। अभी इसी प्रक्रिया में आप सबके आशीर्वाद से तमाम मंचों पे जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जैसे कुछ नाम जानना चाहेंगे, कुछ ऐसे मंच, जैसे पता चला आप दूरदर्शन पे भी अपना कार्यक्रम दिए हैं और कई उत्तर प्रदेश के अलावा जगहों पर भी गए हैं आप कार्यक्रम में, तो मतलब कुछ ऐसे रचनाएं भी आप बताएं अपने दर्शकों को कि कुछ ऐसी प्रमुख रचनाएं जो लोग जुबान पे, मेरे जुबान पे कुछ रचनाएं हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपने मुखारबिंदु से ही अपने दर्शकों को सुनाएं और बाकी और चीज़ें भी इस प्रकाश डालें। जहाँ तक बड़े मंचों की बात है तो गंगा चैनल से मेरा कार्यक्रम होता रहा है। इसके अतिरिक्त डीडी यूपी से भी मेरा कार्यक्रम हुआ है। आकाशवाणी गोरखपुर से भी मैं 2006 से जुड़ा हूँ। जहाँ तक प्रमुख रचनाओं की बात है तो एक रचनाकार के लिए उसकी सभी रचनाएं प्रमुख होती हैं, और राजकुमार गिरी जी चूँकि एक पत्रकार हैं तो एक मुक्तक राजकुमार जी को देना चाहूँगा। देखें, वतन में लोकशाही का सबल आधार होता है, वतन में लोकशाही का सबल आधार होता है, किसी तलवार से बेहतर कलम का वार होता है। भले हो झूठ ताकतवर मगर सच के लिए यारों, सदा बेखौफ लिखे जो वही अखबार होता है, सदा बेखौफ लिखे जो वही अखबार होता है। आपने अपने पंक्तियों को संजोया है और इन 4 पंक्तियों में आपने काफ़ी कुछ संदेश देने का प्रयास किया है। आज के युवा हैं, युवाओं के बारे में मैंने एक आपकी कविता पढ़ी थी और किसानों के प्रति भी आपकी कविता मैंने पढ़ी थी। तो कुछ ऐसी कविताएं जो आपके हैं जो समाज के में अलग संदेश दे रही हैं, उस पर भी प्रकाश डालें।
और इसके अलावा हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो आपकी कविताएं हैं, प्रमुख जो कविताएं हैं, हालांकि आपने अभी कहा कि एक कवि की सभी रचनाएं प्रमुख होती हैं, सही है। काफ़ी रचनाओं को लिखना वास्तव में काफ़ी मेहनत काम है। एक कलमकार, मैं पत्रकार हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि हम लोग खबर लिखते हैं तो कैसे खबरों के हर शब्द को संकलित करते हैं, तो कैसे आप लोग अपने शब्दों को संकलित करते हैं, निश्चित तौर पर मेहनत तो है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कुछ ऐसे प्रमुख और जो हमारे दर्शकों को बताएं आपकी कविताएं। अभी इस समय सूखा का दौर चल रहा है और हमारे किसान भाई काफ़ी परेशान हैं। पुरानी रचना तो नहीं, लेकिन एक नई रचना जिसे हम भोजपुरी में कजरी बोलते हैं, तो देखें, एक रचना है जो काफ़ी वायरल भी हो रही है। काहें रूसल बाटे सावन में बदरिया, लागेला धान आई ना घरे। काहें रूसल बाटे सावन में बदरिया, लागेला धान आई ना घरे। कैले हाथे रही जाई का रोपनिया, लागेला धान आई ना घरे। लोग ताके लाया का से धरती रही जा पिया से, लोग ताके लाया का से धरती रही जा पिया से। बादर पानी के ना करे अब लदनिया, लागेला धान आई ना घरे। कैले हाथे रही जाई का रोपनिया, लागेला धान आई ना घरे। सगरो आस लागल मरे, सूरज आगि तरे जरे। सगरो आस लागल मरे, सूरज आगि तरे जरे। गोर बाटे उहो होत जाता करिया, लागेला धान आई ना घरे। धान आई ना घरे, धान आई ना घरे। कैले हाथे रही जाई का रोपनिया, लागता धान आई ना घरे। दादुर मुँह नाही खोले, कहियो मोर नाही डोले। दादुर मुँह नाही खोले, कहियो मोर नाही बोले। बादर पानी के ना होत बालगनिया, लागेला धान आई ना घरे। कैले हाथे रही जाई का रोपनिया, लागेला धान आई ना घरे। निश्चित तौर पर आज के परिवेश को लेकर आपने ये रचना किया और आपने उन किसानों के दर्द को अपने शब्दों में संकलित किया। ये काफ़ी प्रशंसनीय, बहुत ही खूबसूरत रचना आपकी ये थी। और मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा, आप एक कवि हैं, रचनाकार हैं। आज के समय में सरकार जो है लगभग सभी वर्गों को प्रसन्न करने का काम कर रही है, जैसा कि मतलब सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। कवि और रचनाकार भी समाज के प्रमुख अंग हैं। ऐसे में सरकार ने इन लोगों के लिए क्या किया और क्या करना चाहिए, जिससे कि ये जो लोगों का ये पेशा नहीं कह सकते क्योंकि एक शौक़ है, एक जहाँ तक मैं देख पाता हूँ, तो उसका विकास और हो सके, इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को? कहा भी गया है कि पेट में अगर अन्न न हो तो आदमी किसी भी काम को उतने मनोयोग से नहीं करता है। साहित्यकार भी बिना धनार्जन के समाज सेवा कब तक करेगा। सरकार को चाहिए कि जो लोग समाज उपयोगी रचनाएं कर रहे हैं, समाज को कुछ दे रहे हैं, उसके बदले उनकी एक सूची बने और उनके साथ कुछ इस तरह की व्यवस्था हो ताकि वो अपने काम को पूरे मनोयोग से कर सकें और इससे देश और समाज का विकास हो सके। निश्चित तौर पर अगर ये आवाज़ सरकार के इन लोगों के पास पहुंचेगी तो कहीं न कहीं ज़रूर सरकार के लोग इन कवि जो ग्रामीणांचल से आए हैं और समाज की आवाज़, जनता की आवाज़ अपने शब्दों में संकलित करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इनके प्रति सरकार ज़रूर सोचेगी। अब मैं एक और सवाल करना चाहूँगा आपसे। आज के समय में जो युवा है, युवा भी इसको करियर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हॉबी, शौक़ पाल रहा है काव्य पाठ करने का। अच्छा खासा काव्य रचनाएँ नए यंगस्टर्स हैं वो कर रहे हैं।
तो क्या लगता है आपको कि आपने भी कठिनाइयों का एक दौर देखा है, लंबे समय से आप भी करते चले आ रहे हैं, जैसे कि आप बता रहे थे कि 12वीं कक्षा से आपने ये लिखना पढ़ना शुरू किया था काव्य रचना का। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आज की युवा है, इन युवाओं को क्या करना चाहिए जिससे कि उनका जो काव्य पाठ और बेहतर हो सके और एक अच्छा मंच मिलता है आप हालांकि, तो और उसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी विषय उठाएं वो सामाजिक मुद्दों के विषय हों, जिससे जनता उनके काव्य से जुड़ सके। और जब जनता जुड़ेगी तब आपकी प्रशंसा होगी और आपको तमाम मंचों पे बुलाया जाएगा। इसके लिए मेहनत करने की भी ज़रूरत है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि रचनाओं को कंठस्थ भी होना चाहिए। ये मेरी समस्या है कि मैं रचनाओं को कंठस्थ नहीं कर पाता। कुछ रचनाएं कंठस्थ हैं, लेकिन जो नई रचनाएं होती हैं उसको मुझे देख के ही पढ़ना होता है। तो ये एक समस्या है। आदमी को जो है रचनाओं को कंठस्थ करना चाहिए, सामाजिक मुद्दों पे काव्य पाठ होना चाहिए और उसके बाद से उसमें मेहनत करने की भी आवश्यकता है। जैसे अन्य क्षेत्र में हम बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, जैसे डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, तो हम उसमें बहुत मेहनत करते हैं। कैरियर इसमें भी है, तमाम लोग इसमें भी उपलब्धियां हासिल किए हैं, धनार्जन भी कर रहे हैं, उनका जीविकोपार्जन हो रहा है। तो इसके लिए वो लोग मेहनत करें तो इसमें निश्चित रूप से सफलता है। लेकिन ये है कि अभी इस तरह की दूर दूर तक संभावनाएं हम लोगों के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए नहीं दिख रही हैं। दरअसल अगर हम ही लोग किसी बड़े मंच पे होते, किसी बड़े महानगर में होते, तो आज हम किसी और ही स्थिति में होते। तो ये समस्या तो सामने आती है। धैर्य रखने की ज़रूरत है और निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। निश्चित तौर पर कहा गया है कि धैर्य ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिस दिन आपने धैर्य बना लिया तो मुकाम तक पहुंचना और सफलता हासिल करना कठिन नहीं होगा। मैं आपसे और जानना चाहूँगा, कुछ और प्रमुख रचनाएं दर्शकों को बताएं, चूँकि अच्छा लग रहा है सुन के, मन कर रहा है कि सुनते रहें, आप कहते रहें और हमारे दर्शक भी देखते रहें। तो कुछ और रचनाएं अपने मतलब मैं चाहूँगा दर्शकों के लिए। मैं विशेष तौर से गज़लें लिखता हूँ, तो एक गज़ल मैं सुनाना चाहूँगा। चंद लाइनें हैं इसकी। जो अपने सामने हर शख्स को कंकर समझता है, जो अपने सामने हर शख्स को कंकर समझता है, ज़माना ऐसे लोगों को कहाँ बेहतर समझता है। जो अपने सामने हर शख्स को कंकर समझता है, ज़माना ऐसे लोगों को कहाँ बेहतर समझता है। ज़रा सी हो गई शोहरत तो अपनी शान के आगे, ज़रा सी हो गई शोहरत तो अपनी शान के आगे, वो अपने बाप को भी आजकल कमतर समझता है। ज़रा सी हो गई शोहरत तो अपनी शान के आगे, वो अपने बाप को भी आजकल कमतर समझता है। बहुत है मतलबी बंदा नगर में जा बसा जब से, बहुत है मतलबी बंदा नगर में जा बसा जब से, जहाँ पैदा हुआ उस गांव को बंजर समझता है। बहुत है मतलबी बंदा नगर में जा बसा जब से, जहाँ पैदा हुआ उस गांव को बंजर समझता है। उसे पहुँचा दिया मैंने सफलता की बुलंदी पर, उसे पहुँचा दिया मैंने सफलता की बुलंदी पर, न जाने क्यों मुझे ही राह का पत्थर समझता है, न जाने क्यों मुझे ही राह का पत्थर समझता है। और जहाँ तक आप बात कर रहे थे कि नए रचनाकारों की क्या समस्याएं हैं, तो एक शेर के माध्यम से देखें। बुलाते हैं मुझे लेकिन गज़ल पढ़ने नहीं देते, बुलाते हैं मुझे लेकिन गज़ल पढ़ने नहीं देते, बुलाते हैं मुझे लेकिन गज़ल पढ़ने नहीं देते, किस अपमान के गम को महज शायर समझता है, किस अपमान के गम को महज शायर समझता है। चलाओगे अगर आकाश सीना चीर ही देगा, चलाओगे अगर आकाश सीना चीर ही देगा, किसी की वेदना को कब कोई खंजर समझता है। जो अपने सामने हर शख्स को कंकर समझता है, ज़माना ऐसे लोगों को कहाँ बेहतर समझता है। सही है, कहाँ ज़माना बेहतर समझता है। निश्चित तौर पर आपके जो ये लाइनें हैं, इन लाइनों में कुछ ऐसे मतलब ये सभी शब्द अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है और काफ़ी अच्छा लगा मतलब बात करके। और मैं एक दो और आपकी कविताएं सुनना चाहूँ क्योंकि मन नहीं भर रहा है। हम सोचे हमारे दर्शक भी जो हैं वो भी मतलब सुन रहे होंगे, उनको भी अच्छा लग रहा है। निश्चित तौर मैं चाहूँ कि एक दो और अपनी पंक्तियाँ सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कोरोना का दौर गुजरा है जी जी, और उस समय आप देखे होंगे अभी आपने आपकी कविता में भी थी कि बंजर समझता है गांव को, बाद में लोग गांव में ही भाग के आए थे लोग। जी जी, कोरोना सही बात। तो कोरोना के दौर में एक चीज़ देखा गया था
कि विद्यालय बंद पड़े हुए थे जी जी और रैलियां हो रही थी। जी जी। एक मुक्तक देखें, किसी शादी या महफिल में लगाने दाग जाएगा। कोरोना कहाँ जाएगा ये मैं बताना चाह रहा हूँ। किसी शादी या महफिल में लगाने दाग जाएगा, अगर स्कूल खोलोगे ये दानव जाग जाएगा। जो बचना है सुनो भाई मेरे, रैली निकालो तुम। जो बचना है सुनो भाई मेरे, रैली निकालो तुम। चुनावी भाषणों से ये कोरोना भाग जाएगा। चुनावी भाषणों से ये कोरोना भाग जाएगा। और पर्यावरण संरक्षण आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। एक घनाक्षरी सुनाना चाहूँगा। पेड़ों पर इतना न जुल्म करो बंधु मेरे, पेड़ की कृपा से सभी जीव यहाँ पलते। फल चखने के लिए मारते हो पत्थरों से, फिर भी ये पेड़ भाई हर साल फलते। आदिकाल से ये पेड़ मित्रता निभा रहे हैं, छलती है दुनिया ये पेड़ नहीं छलते। जब कोई मरता है सब छोड़ते हैं साथ, पेड़ तो मनुज संग देर तक जलते। जब कोई मरता है सब छोड़ते हैं साथ, पेड़ तो मनुज संग देर तक जलते। निश्चित तौर पर कहा जाता है कि इंसान जब मरता है उसके साथ कोई नहीं होता है, लेकिन इन्होंने बताया कि वास्तव में इंसान का सबसे बड़ा सहयोगी कोई है तो वृक्ष है। तो ऐसे में वृक्ष किस प्रकार से रहते हैं, मनुष्य मरता है उसके बावजूद भी साथ, जैसे मनुष्य जलता है वैसे वृक्ष भी जलते हैं। हालांकि आज के समय में इंसान वृक्षों को काट रहा है, ये नहीं करना चाहिए। इनका ये संदेश रहा आप लोगों के लिए। तो एक और हम सुनना चाहेंगे। अभी बिजली की जो समस्या है तो ये समस्या पहले नहीं हुआ करती थी। एक घनाक्षरी देखें, एक ही दिया से कभी 7 लोग पढ़ते थे, अब 7 जलेंगे तो एक पढ़ पाएगा। झल कर बेना कभी नींद खूब लगती थी, अब बिन एसी भाई चैन नहीं आएगा। हीटर कूलर फ्रिज वाशिंग मशीन और अब तो मसाला भी मशीन से पिसाएगा। इतनी आराम तलवी के हैं शिकार हुए, बिजली के जाते लगे प्राण चला जाएगा। इतनी आराम तलवी के हैं शिकार हुए, बिजली के जाते लगे प्राण चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर आज के समय में बिजली लग जाता है तो लगता है जैसे कि प्राण चला गया। लोगों के जो संसाधन हैं वो बिजली पर डिपेंड हो गए हैं। इनकी जितनी भी रचनाएं आपने सुनी आज के समय के लिए एकदम अनुकूल है। हम बात कर रहे थे, मैंने आपसे मुलाकात कराया इस क्षेत्र के, हालांकि रहने वाले हैं कुशीनगर के तुरपट्टी के बगल में मौजूद महेशपुर के, इसलिए इनका नाम जो है आकाश महेशपुरी है। और अगर हम वैसे इनको वकील कुशवाहा जी के नाम से जानते हैं। और आपने सुना किस प्रकार से इन्होंने कविता की रचना की है और कैसे आपको इन्होंने अपने कविताओं को सुनाया है और क्या क्या समस्याएं और क्या क्या आज के युग में काव्य पाठ करने वाले लोगों के लिए, कवियों के लिए है, उसको कैसे दूर करना चाहिए, सरकार को इस पर कैसे ध्यान देना चाहिए, इस पर इन्होंने बात की। और इन्होंने ये भी बताया कि आज के युवाओं क्या करना चाहिए। अगली कड़ी में हम अगले मेहमान से बात कराएंगे और आपको बताएंगे कि उनका आज के समाज को लेकर क्या सोच है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द एक्सक्लूसिव खबर। नमस्कार।